हे लर्नर्स, स्वागत है आपका बैंकर्स टॉक पर, जहां प्रिपरेशन सिर्फ होती नहीं है, अपग्रेड होती है। आज हम लेकर आए हैं वीकली वोकेबुलरी रिवीजन सेशन ऑफ डे 14, 15 एंड 16, जहां हम रिवाइज करेंगे वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो बार बार बैंक, एसएससी, डिफेंस और बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। याद रखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी आपके मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यूज और कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। और हाँ, अगर आप आरआरबी पीओ या क्लर्क के एस्पिरेंट हैं तो हमारे चैनल पर कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियोस भी आ रही है, सीरीज है उसकी पूरी, तो उसे बिल्कुल मिस मत करिए क्योंकि वो एग्जाम के लिए लाइफ सेवर साबित होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपर यूजफुल वीकली वोकैब रिविजन सेशन। तो आज का फर्स्ट वर्ड है ब्लस्टर। ब्लस्टर मतलब धमकी देना, शेखी बरादना। मतलब जब कोई व्यक्ति ज़ोर ज़ोर से बोलकर गुस्से या शेखी से दूसरों को डराने की कोशिश करता है पर एक्चुअली कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है, तो उसे क्या कहते हैं? ब्लस्टर। मीन्स लाउड, अग्रेसिव और बॉस्टफुल टॉक विद लिटिल इफेक्ट। सिनोनिम्स: बर्स्टिंग मतलब शेखी बखारना, मतलब अपनी तारीफ में हवा भरना। स्वैगरिंग मतलब दम दिखाना, एटीट्यूड के साथ ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना। इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, दूसरों को डराने की कोशिश करना। एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट: ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता से रहना, शांत और विनम्र स्वभाव का होना। क्वाइटनेस मतलब शांति, बिना ज़रूरत बोले रहना या फिर जब ज़रूरत हो तभी बात करना, शांति से रहना। मोडेस्टी मतलब सादगी से रहना, अपनी तारीफ ना करना। एग्जाम्पल: हिज ब्लस्टर अबाउट विनिंग द नेगोशिएशन फेल टू इम्प्रेस हिज कलीग्स। मतलब नेगोशिएशन जीतने की उसकी धमकी और शान शौकत ने किसी को भी इम्प्रेस नहीं किया। आप सिंपली ऐसे समझो कि जब बॉस का गुस्सा सिर्फ वर्ड्स तक लिमिट रहे तो वो क्या है? ब्लस्टर होता है। या फिर मैच के पहले एक प्लेयर बोले हम तो इजीली जीतेंगे और बाद में हार जाए तो वो क्या होता है? फुल ब्लस्टर वाइब्स होती हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्लस्टर? सिनोनिम मतलब इसका सिमिलर वर्ड हमें देखना है। ब्लस्टर मतलब अभी हमने देखा जो धमकी देता है, ठीक है। तो मोडेस्टी तो क्या हो जाएगा? जो विनम्र होता है। ह्यूमिलिटी मतलब भी क्या हो जाएगा? जो शांत स्वभाव का होता है। क्वाइटनेस, क्वाइट मतलब तो होता ही शांत है। बॉस्टिंग मतलब हो जाएगा जो अपनी अपनी तारीफ़ें हवा में करता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? बॉस्टिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ब्रॉड साइड। ब्रॉड साइड मतलब क्या हो गया? कटु आलोचना या तीखा प्रहार करना, या फिर जब कोई व्यक्ति खुलकर या और ज़ोरदार तरीके से किसी की आलोचना करता है, मतलब अ स्ट्रॉन्ग वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म। सिनोनिम: क्रिटिसिज्म मतलब किसी के काम या पॉलिसी पर निंदा करना। डिनाउंसिएशन मतलब पब्लिक में किसी की गलती को एक्सपोज करना। रिब्यूक मतलब डांटना, फटकारना, किसी को सख्ती से टोकना। एंटोनिम्स मतलब प्रेज मतलब क्या हो गया? तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट मतलब अच्छे वर्ड्स में अप्रिशिएट करना। एंडोर्समेंट मतलब समर्थन करना, किसी की चीज़ को सपोर्ट करना। एग्जाम्पल: द अपोजिशन लीडर लॉन्च्ड अ ब्रॉड साइड अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज। मतलब जो अपोजिशन के नेता ने सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया, एकदम वर्बल अटैक जैसा। सिंपली आप ऐसा समझो कि जब कोई यूट्यूबर किसी और क्रिएटर के खिलाफ रोस्ट वीडियो बनाता है तो वो क्या होता है? एक दैट्स अ ब्रॉड साइड, ठीक है। या फिर न्यूज़ डिबेट में जब एक पैनलिस्ट दूसरे को ऐसा बोलता है ना कि आपने तो कुछ काम ही नहीं किया, कह दे, तो वो क्या हो जाती है? पॉलिटिकल ब्रॉड साइड हो जाती है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ब्रॉड साइड? मतलब ब्रॉड साइड मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि जो कि कैसा होता है? तीखा प्रहार करता है। तो प्रेज मतलब तो क्या हो गया? जो तारीफ करता है। एंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट करता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब भी जो अच्छे वर्ड्स में अप्रिशिएट करता है। क्रिटिसिज्म मतलब इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वो क्या है? किसी की पॉलिसी की या काम की निंदा करना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एस्केलेटिंग मतलब बढ़ता हुआ। हम नहीं बोलते एस्केलेटर्स
जो कि बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, कंटिन्यूस बढ़ रहा है, या जब कोई सिचुएशन, प्रॉब्लम या टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है या बढ़ते हुए सीरियस हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? एस्केलेटिंग। ठीक है। इंक्रीजिंग रैपिडली इन इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड और सीरियसनेस। सिनोनिम्स: इंटेंसिफाइंग मतलब और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होना। हाइटनिंग मतलब ऊंचा या बढ़ा देना, या फिर किसी चीज़ का लेवल और अप हो जाना। एग्रेवेटिंग मतलब बिगड़ना या गंभीर होना, सिचुएशन का और ज़्यादा ख़राब हो जाना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। अब किसी चीज़ में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो घटेगा तो क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। डिमिनिशिंग मतलब इंपॉर्टेंस या इफेक्ट कम हो रहा है। रिड्यूसिंग मतलब कोई चीज़ को कंट्रोल करना है या कम करना है। एग्जाम्पल: The escalating tensions between the two countries have raised the concerns about the possible conflict. मतलब दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए तनाव एक नए कॉन्फ्लिक्ट का डर पैदा कर रहे हैं। सिंपली आप ऐसे समझो कि पेट्रोल का दाम हर महीने बढ़ते जा रहा है, प्राइसेस आर एस्केलेटिंग। या फिर जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होता है और धीरे धीरे फाइट में बदल जाता है तो एस्केलेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है उसे। ओके, चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एस्केलेटिंग? एस्केलेटिंग मतलब तो हमेशा बढ़ना होता है, तो डिक्रीजिंग मतलब तो घटना हो गया। इंटेंसिफाइंग हो सकता है क्योंकि इसका मतलब होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या पावरफुल होना। डिमिनिशिंग मतलब भी ख़त्म हो जाना होता है। रिड्यूसिंग मतलब तो होता ही कम है। ये पता नहीं क्यों आज अलाइन नहीं हो पाया है। आंसर मेरे अकॉर्डिंग इंटेंसिफाइंग हो जाना चाहिए, तीव्र होना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ल्यूक्रेटिव मतलब लाभदायक। या जैसे कि समझिए कि जब कोई काम, डील या बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट या पैसा कमा दे तो उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूक्रेटिव। या प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट और फाइनेंशियल गेन। सिनोनिम्स: प्रॉफिटेबल मतलब जो पैसा कमा के दे। रिवॉर्डिंग मतलब जिसमें मेहनत का अच्छा रिटर्न मिले। बेनिफिशियल मतलब जब किसी तरह से ज़्यादा पहुंचाया जाए, किसी चीज़ में फ़ायदा हो। ठीक है। एंटोनिम्स: अनप्रॉफिटेबल जिसका कोई वैल्यू या रिटर्न ना हो, सॉरी जिसमें लॉस हो। वर्थलेस मतलब जिसका कोई वैल्यू या रिटर्न ना हो। डिसएडवांटेजेस मतलब जो कि नुकसान पहुंचाता है। एग्जाम्पल: द कंपनी सिक्योर्ड अ ल्यूक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट मतलब कि कंपनी ने गवर्नमेंट के साथ एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। आप इसको ऐसा समझो रियल लाइफ के बेसिस पे कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है। या फिर प्राइवेट जॉब जिसमें सैलरी और बोनस दोनों अच्छे मिलते हैं, ल्यूक्रेटिव करियर है। या शेयर मार्केट में सही टाइम पे इन्वेस्ट करना ल्यूक्रेटिव डिसीजन है। अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ ल्यूक्रेटिव? ल्यूक्रेटिव मतलब अभी हमने देखा जो फ़ायदेमंद है। डिसएडवांटेजेस तो नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब तो जो कि नुकसान पहुंचाता है। अनप्रॉफिटेबल जो प्रॉफिट ना दे। वर्थलेस मतलब जिसकी कोई वर्थ ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, रिटर्न ही नहीं है। बेनिफिशियल इसका आंसर हो सकता है क्योंकि ये प्रॉफिट दे रहा है। ये हमारे लिए सही है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एक्सप्रोप्रिएशन मतलब कब्जा कर लेना या अतिग्रहण कर लेना। जब गवर्नमेंट या अथॉरिटी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या लैंड को अपने यूज़ के लिए ले लेती है, चाहे ओनर हो या चाहे किसी का भी हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्सप्रोप्रिएशन कहते हैं। द एक्ट ऑफ टेकिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम इट्स ओनर फॉर पब्लिक यूज़ और बेनिफिट। सिनोनिम्स: कॉन्फिस्केशन मतलब जब सरकार किसी प्रॉपर्टी या चीज़ का कब्जा कर ले। सीजर्स मतलब जब्त कर लेना, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले लेना। एप्रोप्रिएशन मतलब अधिग्रहण मतलब किसी और के राइट वाली चीज़ को यूज़ कर लेना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। रिटर्न मतलब प्रॉपर्टी वापस कर देना। कॉम्पनसेशन मतलब बदले में पैसा दे देना। रेस्टिट्यूशन मतलब चीज़ को असली मालिक को लौटा देना। एग्जाम्पल: द गवर्नमेंट्स एक्सप्रोप्रिएशंस ऑफ प्राइवेट लैंड लेड टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने जो प्राइवेट लैंड पर कब्जा कर लिया मतलब एक्सप्रोप्रिएशन के लिए ले लिया, उसके खिलाफ लोगों ने ज़ोरदार प्रोटेस्ट किया।
आप सिंपली इसको ऐसे समझो कि मेट्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार ने कुछ लोगों की ज़मीन को एक्सप्रोप्रिएट कर लिया, या फिर एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए फार्म लैंड एक्वायर करना टिपिकल केस ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन होता है, या फिर जब कोई स्कैम के केस में प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सप्रोप्रिएशन बाय लॉ कहा जाता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एक्सप्रोप्रिएशन? अभी जस्ट हमने एक्सप्रोप्रिएशन मतलब देखा कि कब्जा कर लेना, तो इसके सिनोनिम हमने बताने हैं। एप्रोप्रिएशन इसका आंसर होना चाहिए, बिकॉज किसी की राइट वाली चीज़ को आपने क्या कर लिया, अपने यूज़ के लिए ले लिया। रिटर्न मतलब तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। रिस्टिट्यूट मतलब भी क्या हो गया, चीज़, किसी भी चीज़ को असली मालिक को लौटा देना। कॉम्पनसेशन मतलब भी क्या हो गया, आपने कोई चीज़ ली तो उसका कॉम्पनसेशन दे दिया। एप्रोप्रिएशन हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डी फैक्टो। डी फैक्टो वर्ड हमने किसी और वीडियो में भी इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ी हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। डी फैक्टो मतलब वास्तव में या वास्तविक रूप से जो चीज़ की जाती है उसे कहते हैं। मीनिंग जब कोई चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती है पर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वैसी ही होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डी फैक्ट कहते हैं। मीनिंग इन रियलिटी और फैक्ट रिगार्डलेस ऑफ ऑफिशियल रिकॉग्निशन। सिनोनिम्स एक्चुअल मतलब जो चीज़ रियल है, जो असल में है। रियल मतलब ऑफिशियल लेबल है उस पर, सच्चा है। एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से एग्जिस्ट करता है, जो ऑपरेट कर रहा है, वास्तव में है। ठीक है, ओके। वैसे तो इसके कोई अपोजिट एग्जिस्ट करते नहीं हैं, बट नॉमिनल आप देख सकते हैं कि जो चीज़ अगर वास्तव में है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल, आइडियल एंड पॉसिबल। ओके, एग्जाम्पल, दाउ नॉट लीगली अपॉइंटेड, ही इज़ डी फैक्टो लीडर ऑफ द पार्टी। मतलब भले ही उसे ऑफिशियली लीडर डिक्लेयर नहीं किया गया है पर असल में वही डी फैक्टो लीडर है। या सिंपली आप ऐसे समझो कि क्लास ग्रुप ऑफिशियली सीआर कोई और है बट असाइनमेंट और कोऑर्डिनेशन तो तुम ही करते हो। ठीक है, यू आर दी डी फैक्टो क्लास लीडर। ठीक है, या फिर सीईओ ब्रॉड है बट लोकल हेड सब डिसीजंस के लिए रहता है, तो वो क्या है, एट द मोमेंट डी फैक्टो बॉस कहलाता है। इसके क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं एक बार। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। डी फैक्टो मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो कि वास्तविक रूप में है, या कोई जब चीज़ ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होती बट मैटर ऑफ में होती है, तो इसका एंटोनिम हमें बताना है। तो एक्चुअल तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, एग्जिस्टिंग भी सिनोनिम हो जाएगा, रियल भी सिनोनिम हो जाएगा, पोटेंशियल इसका अपोजिट हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लीश। लीश मतलब नियंत्रण या बंधन रखना। जब किसी चीज़ या व्यक्ति को सीमाओं में या नियंत्रण रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लीश कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो कि किसी चीज़ को खुला छोड़ने के बजाय काबू में रखना। और रिस्ट्रेंट और कंट्रोल ओवर समथिंग। सिनोनिम्स कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को मैनेज या डायरेक्ट करना। रेस्ट्रिक्शन मतलब आज़ादी छीन लेना या आज़ादी सीमित कर देना। टेथर मतलब जकड़ के रखना, किसी को फिजिकल या मेंटल रूप से रोक के रखना। एंटोनिम्स फ्रीडम मतलब आपने क्या करा, उसको बिना रोके टोके रहने दिया। रिलीज मतलब नियंत्रण से बाहर आने दिया। लिबरेशन मतलब बंधन या नियंत्रण से पूरी तरह छुटकारा दे दिया। एग्जाम्पल, द कंपनी केप्ट अ टाइट लीश ऑन द एक्सपेंसेस टू स्टे विद इन बजट। मतलब कंपनी ने अपने खर्चे पर टाइट लीश रखी ताकि बजट कंट्रोल में रहे। सिंपली आप ऐसे समझो कि पेरेंट्स और किड्स का एग्जाम्पल, एग्ज़ाम के टाइम मम्मी ने फ़ोन पर लीश लगा दी ताकि सिर्फ स्टडी या फिर सिर्फ स्टडी एप्स अलाउड रहें। बॉस का एग्जांपल समझो तो कि आर मैनेजर कीप्स ऑन टाइट लीश ऑन अ डेडलाइन। मतलब एक दिन डिले हुआ तो बस क्लास लगती है। फिर गवर्नमेंट का एग्जांपल समझ सकते हो कि द गवर्नमेंट इम्पोज्ड अ लीश ऑन अ फेक न्यूज़ वेबसाइट्स। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। लीश का, लीश मतलब होता है नियंत्रण रखना, तो कंट्रोल मतलब तो नियंत्रण रखना होता है। रेस्ट्रिक्शन मतलब भी यही होता है। टेथर मतलब भी यही होता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, फ्रीडम मतलब आपने उसको फ्री कर दिया।
लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कैपिटुलेशन, मतलब समर्पण करना या आत्मसमर्पण कर देना। जब कोई व्यक्ति या समूह लड़ना या विरोध करना छोड़ देता है तो सामने वाले के आगे झुक जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटुलेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हार मान लेना या सरेंडर कर देना, जैसे हम कहते हैं द एक्शन ऑफ सरेंडिंग और सीजिंग टू रिस्ट्रिक्ट एन ओपोनेंट। सिनोनिम सरेंडर मतलब पूरी तरह से हार मान लेना। सबमिशन मतलब विरोध छोड़कर आज्ञा मान लेना। ईल्ड मतलब किसी के दबाव या शक्ति के आगे झुक जाना। रेजिस्टेंस मतलब हार ना मानना, डटे रहना। डिफाइंस मतलब आदेश या दबाव के खिलाफ खड़े रहना। अपोजिशन मतलब किसी के खिलाफ खड़े रहना। एग्जाम्पल, द टीम्स अर्ली कैपिटुलेशन इन द गेम लेफ्ट द फैंस डिसअपॉइंटमेंट, मतलब मैच के स्टार्टिंग में ही टीम के कैपिटुलेशन देखकर फैंस का मूड खराब हो गया। सिंपली आप ऐसे समझो कि एग्ज़ाम टाइम में पेपर टफ था लेकिन मैंने कैपिटुलेट नहीं किया, लास्ट तक फाइट की। पॉलिटिक्स में ऐसे समझ सकते हो कि मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन वाज सीन एज ए कैपिटुलेशन टू द पब्लिक प्रेशर। या फिर स्पोर्ट्स में ऐसे समझ सकते हो कि आफ्टर द फर्स्ट गोल द ओपोनेंट टीम्स कैपिटुलेशन वाज शॉकिंग। ओके, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है। कैपिटुलेशन मतलब क्या हो गया, समर्पण कर देना। तो सरेंडर तो हो नहीं सकता, समर्पण है। सबमिशन भी नहीं हो सकता। ईल्ड मतलब भी नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस हो सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस मतलब क्या हो जाता है, डटे रहना, हार ना मानना। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ ऑब्फस्केट, मतलब अस्पष्ट बनाना। मीन्स धुंधला कर देना या फिर जानबूझकर किसी बात को उलझा देना, कठिन बना देना या ऐसा बना देना कि लोग स्पष्ट रूप से समझ ही ना पाएँ। सिंपली ऐसा बोलो कि बात को गोल मोल घुमाना या कंफ्यूज कर देना। टू डेलिबरेटली मेक समथिंग अनक्लियर और डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम्स कंफ्यूज मतलब बात को ऐसा बना देना कि समझ ही नहीं आए। ऑब्सक्योर मतलब जानकारी को साफ ना रखना। कॉम्प्लिकेट मतलब चीज़ों को अननेसेसरी कठिन रूप से कठिन बना देना। एंटोनिम्स क्लैरिफाई मतलब चीज़ों को बहुत साफ साफ रखना। सिंप्लीफाई कठिन बात को भी ईजी बना देना। एलिसिडेट मतलब विस्तार में समझाना, अच्छे से समझाना, व्याख्या करना। एग्जाम्पल, द स्पोक्स पर्सन ऑब्फस्केटेड द फैक्ट्स टू अवॉइड आंसरिंग थ्रू क्वेश्चंस, मतलब स्पोक्स पर्सन ने मुश्किल सवालों से बचने के लिए फैक्ट्स को ऑब्फस्केट कर दिया, यानी बातों को उलझा दिया। सिंपली आप ऐसे समझो कि पॉलिटिशियंस ऑफन ऑब्फस्केट द ट्रूथ टू अवॉइड कंट्रोवर्सी। एग्जाम्पल या फिर एग्जाम के टाइम पे डोंट ऑब्फस्केट योर आंसर, बी क्लियर टू द पॉइंट रहो। या डेली लाइफ में ही ट्राइड टू ऑब्फस्केट हिज मिस्टेक्स बाय गिविंग अ लॉन्ग कन्फ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है। ऑब्फस्केट का मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो चीज़ों को उलझा देता है। तो कंफ्यूज तो उलझाना हो गया, ऑब्सक्योर भी सेम हो गया, कॉम्प्लिकेट भी सेम हो गया। सिंप्लीफाई मतलब जो चीज़ें ईजी रखता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है स्पार्स। स्पार्स मतलब होता है विरल या विरला, या फिर जब कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में फैली हो या बिखरी हुई हो तो उसे हम स्पार्स कहते हैं। सिंपल शब्दों में जहाँ चीज़ें ज़्यादा नहीं बल्कि इधर उधर थोड़ी होती हैं। मीनिंग थिनली डिस्पर्स्ड और स्कैटर्ड। सिनोनिम्स स्केंटी मतलब बहुत कम मात्रा में। मीगर मतलब जो पर्याप्त ना हो। लिमिटेड मतलब जिसकी मात्रा बहुत कम हो। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। डेंस मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में। अबंडेंट जो बहुत ही ज़्यादा है। प्लेंटीफुल मतलब जो पर्याप्त से ज़्यादा है, मतलब इतना है उससे भी ज़्यादा, जितने की ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा है। एग्जाम्पल, द रिमोट विलेज हैड स्पार्स सेल्यूलर नेटवर्क कवरेज मेकिंग कम्युनिकेशन डिफिकल्ट, मतलब उस दूर वाले गांव में स्पार्स नेटवर्क था, सिग्नल मिलना भी एक अचीवमेंट था। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि स्पार्स वेजिटेशन इज फाउंड इन द डिजर्ट एरियाज, मतलब बहुत ज़्यादा वेजिटेशन मिल गया हमें डिजर्ट एरिया में। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो पॉपुलेशन के बेसिस पे समझे तो कि नॉर्दर्न रीजन इज स्पार्सली पॉपुलेटेड ड्यू टू हार्श वेदर। या फिर
इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट वॉज स्पार्स एंड अनरिलायबल, ऐसे डेली लाइफ एग्जाम्पल में समझ सकते हो। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो इसमें पूछा है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्पार्स। सिनोनिम मतलब हमें सिमिलर वर्ड बताना है। स्पार्स मतलब हो गया जो जहाँ चीज़ें ज़्यादा नहीं बल्कि इधर उधर फैली हुई होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं, ठीक है। तो सिनोनिम में स्कैंटी मतलब स्कैंटी हो सकता है क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में है। डेंस मतलब तो ज़्यादा हो गया, प्लेंटीफुल जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अबंडेंट मतलब तो होता ही ज़्यादा है। तो आंसर आ जाना चाहिए स्कैंटी। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट मतलब हो गया संकट बिंदु, मीन्स तनाव का केंद्र। जब कोई सिचुएशन या जगह ऐसी हो जहां हिंसा या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। मीनिंग अ सिचुएशन और प्लेस वेयर वायलेंस एंड अ कॉन्फ्लिक्ट इज लाइकली टू अकर। सिनोनिम्स क्राइसिस पॉइंट मतलब जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो, हॉटस्पॉट मतलब जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो सकता हो, क्रिटिकल जंक्शन मतलब इम्पॉर्टेंट और डेंजरस स्टेज हो। एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा स्टेबिलिटी मतलब जो सिचुएशन काम और बैलेंस्ड हो। हार्मनी मतलब जहाँ लोग पीसफुल हों, पीस मतलब तो होता ही शांति है, जहाँ टेंशन ना हो। एग्जाम्पल द बॉर्डर रीजन हैज़ बिकम अ फ्लैश पॉइंट फॉर मिलिट्री टेंशंस बिटवीन द टू नेशंस मतलब बॉर्डर एरिया एक फ्लैश पॉइंट बन गया है जहाँ दोनों देशों के बीच में मिलिट्री टेंशन हाई है। सिंपली एग्जाम्पल में ऐसे समझो कि द सिटी सेंटर टर्न्ड इनटू द फ्लैश पॉइंट ड्यू टू द प्रोटेस्ट, ठीक है, या फिर ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट। स्पोर्ट्स में ऐसे समझो कि जो राइवलरी मैच था वो एक फ्लैश पॉइंट बन गया फैन वायलेंस के लिए, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, हमें इसमें सिनोनिम बताना है फ्लैश पॉइंट का। तो फ्लैश पॉइंट मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो तनाव का केंद्र हो। तो स्टेबिलिटी तो हमारा क्या हो गया, वो तो स्थिरता हो गई। हार्मनी भी सेम हो गया जहाँ सब लोग पीसफुल हो। पीस मतलब भी यही हो गया कि जहाँ पे शांति हो। हॉटस्पॉट मतलब हो सकता है जहाँ पे तनाव हो, ठीक है, जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। हम नहीं बोलते कि इस जगह पे मत जाओ, ये हॉटस्पॉट है क्योंकि यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, या फिर जो ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन होती है वहाँ पर। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कॉन्टेंशियस मतलब विवादास्पद या फिर झगड़ालू जिसे हम बोलते हैं। जब कोई टॉपिक, स्टेटमेंट या इशू ऐसा हो जो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट या डिसअग्रीमेंट क्रिएट करता हो तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्टेंशियस कहते हैं। मीनिंग कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट। सिनोनिम्स कंट्रोवर्शियल मतलब जो कि जहाँ पे लोग डिसअग्रीमेंट करें। डिबेटेबल जहाँ पे स्कोप रहता है डिबेट करने का या फिर डिस्कशन का, या डिसअग्रीमेंट हो सकता है। डिस्प्यूटेड मतलब जहाँ कंसेंसस ना हो या लोग अपोजिट साइड्स पर हो। एंटोनिम्स अनकॉन्ट्रोवर्शियल मतलब ऑब्वियसली कॉन्ट्रोवर्शियल इसका सिनोनिम है, तो अनकॉन्ट्रोवर्शियल इसका अपोजिट हो जाएगा जहाँ लोग सब अग्री करते हैं। अग्रीबल मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं। पीसफुल मतलब जहाँ पे टेंशन नहीं है, फाइट नहीं होती है। एग्जाम्पल द टैक्सेशन पॉलिसी हैज़ बीन अ कंटेंशियस इशू इन द पॉलिटिकल स्फेयर मतलब टैक्सेशन पॉलिसी एक कंटेंशियस इशू बन गई है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में बार बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि द न्यू लॉ बिकम कंटेंशियस अमंग लॉयर्स एंड सिटीजन्स, या फिर चूजिंग अ न्यू मैनेजर टर्न्ड इनटू अ कंटेंशियस टॉपिक इन द ऑफिस, ऐसा भी होता है। या फिर सोशली ऐसे समझो कि द प्रपोजल फॉर अ न्यू पार्क बिकम कंटेंशियस इन द लोकल कम्युनिटी। ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है कंटेंशियस। कंटेंशियस मतलब अभी हमने देखा जो झगड़ालू या जहाँ पे झगड़ा होने के चांसेस हैं। तो अनकॉन्ट्रोवर्शियल होगा नहीं, पीसफुल होगा नहीं, अग्रीएबल होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब शांति से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो डिबेटेबल हो सकता है क्योंकि डिबेट से रिलेटेड है, जो झगड़ालू प्रगति का हो गया।
लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज पनेशिया। पनेशिया मतलब हो गया जो हर समस्या का उपाय दे देता हो। जब कोई सोल्यूशन या चीज़ हर तरह की प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ का सोल्यूशन हो, उसे पनेशिया कहते हैं। मीनिंग अ सोल्यूशन फॉर ऑल द डिफ़िकल्टीज और डिजीजेस। सिनोनिम्स क्योर ऑल मतलब जो हर रोग का दवा हो, या जो सब तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे। रेमेडी या कोई सोल्यूशन या उपाय जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। अपन नहीं बोलते रेमेडियल है, मतलब रेमेडी है, किसी चीज़ का सोल्यूशन है। यूनिवर्सल सोल्यूशन मतलब जो हर चीज़ हर सिचुएशन में काम करे। एंटोनिम्स मतलब इसके अपोजिट। प्रॉब्लम जो चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। कॉम्प्लिकेशन मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करे। इनएफेक्टिवनेस मतलब काम ना करने वाली कोई चीज़ होती है, उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, वाइल टेक्नोलॉजी कैन इम्प्रूव एजुकेशन, इट इज़ नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द लिविंग चैलेंजेस। मतलब टेक्नोलॉजी एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन ये सभी लर्निंग प्रॉब्लम्स का पनेशिया नहीं है। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि रेगुलर एक्सरसाइज इज हेल्पफुल बट नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द हेल्थ इश्यूज। वर्क लाइफ में ऐसे समझो कि अ न्यू सॉफ्टवेयर कैन स्ट्रीमलाइन टास्क बट इट इज़ नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द ऑफिस प्रॉब्लम्स। सोसाइटी में ऐसी बात समझ सकते हो कि एजुकेशन रिफॉर्म्स इज इम्पॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट अ पनेशिया फॉर ऑल द सोशल इन इक्वेलिटी। ओके, अब इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो हमने सिनोनिम बताना है पनेशिया का। पनेशिया मतलब देखा जो हर चीज़ का सोल्यूशन देता है। इनएफेक्टिवनेस तो जो इफेक्ट नहीं करेगा, प्रॉब्लम है नहीं, एग्रेवेट है नहीं, कॉम्प्लिकेशन हो नहीं सकता। ओके, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? यूनिवर्सल सोल्यूशन। यूनिवर्सल सोल्यूशन। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्क्रूटिनी। मतलब गहन जांच या परिण जिसे हम बोलते हैं। सिंपली ऐसे समझो कि जहाँ पे जांच पड़ताल की जाती है, या जब कोई चीज़ या एक्शन को बहुत ध्यान से डिटेल में ऑब्जर्व या एग्जामाइन किया जाता है, तो उस वहाँ पे यूज़ करते हैं, स्क्रूनिटी कहते हैं उसको। मीनिंग क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन और एग्जामिनेशन। सिनोनिम्स इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करना, जांच करना, किसी चीज़ को क्लोजली चेक करना। एनालिसिस मतलब डिटेल में देखना और समझना। इन्वेस्टिगेशन मतलब कोई चीज़ थरली एग्जामाइन करना। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट मतलब ध्यान न देना, इग्नोरेंस पूरी तरह से अनअवेयर रहना। इनअटेंशन मतलब नोटिस ना करना या इग्नोर कर देना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसीज हैव कम अंडर इंटेंस स्क्रूनिटी फ्रॉम अपोजिशन लीडर्स। मतलब गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज को अपोजिशन लीडर्स ने इंटेंस स्क्रूनिटी के अंडर रखा। सिंपली ऐसे समझो कि टीचर्स स्क्रूटनाइज आंसर शीट्स केयरफुली बिफोर मार्किंग। या फिर वर्क लाइफ में ऐसे समझ सकते हो कि HR डज स्क्रूटिनी ऑफ रिज्यूम्स बिफोर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। लीगली ऐसे समझो कि कोर्ट स्क्रूटनाइज एविडेंसेस बिफोर पासिंग जजमेंट। मतलब गहन चिंतन किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम देखना है हमें स्क्रूटिनी का, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा जाता है। ठीक है, नेग्लेक्ट तो नहीं हो सकता, इनअटेंशन भी नहीं होगा, इग्नोरेंस तो बिल्कुल नहीं है, इंस्पेक्शन ज़रूर इसका आंसर हो सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पैरोकियल। मतलब जो एक पर्टिकुलर संकीर्ण हो या फिर दृष्टिकोण वाला हो, सीमित दृष्टिकोण वाला हो। मीनिंग जब किसी का सोचना या पर्सपेक्टिव सिर्फ अपने छोटे एरिया या कम्युनिटी तक लिमिटेड होता है, या वो वाइडर व्यू नहीं रखता है, तो उसे क्या बोलते हैं? पैरोकियल कहते हैं। हैविंग अ नैरो और लिमिटेड पर्सपेक्टिव स्पेशली फोकस्ड ऑन अ स्मॉल एरिया और कम्युनिटी। सिनोनिम्स नैरो माइंडेड। अरे इसका तो बहुत ही सोच बहुत लिमिटेड है, नैरो माइंडेड है। प्रोविंशियल मतलब लोकल या लिमिटेड होना। इंसुलर मतलब बाहर के आइडियाज़ को कंसिडर ना करना। एंटोनिम्स ओपन माइंडेड। अपन नहीं बोलते कि आजकल फैमिलीज बहुत ओपन माइंडेड हो गई है, मतलब खुली सोच वाली हो गई है, सब व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करती हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब वाइड या ग्लोबल पर्सपेक्टिव रखने वाला। ब्रॉड माइंडेड मतलब फ्लेक्सिबल और इंक्लूसिव थिंकिंग रखने वाले। एग्जाम्पल, the discussion on language policies should not be limited to parochial interest but should consider national duty।
मतलब लैंग्वेज पॉलिसीज़ का डिस्कशन सिर्फ पैरोकियल इंटरेस्ट तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि नेशनल यूनिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। आप रियल लाइफ में ऐसे समझो कि अगर सिर्फ अपनी क्लास की प्रॉब्लम्स को ही सोचें और स्कूल के ओवरऑल इश्यूज को इग्नोर कर दें, तो वो कैसी है? पैरोकियल थिंकिंग है, सिर्फ लिमिटेड है। पॉलिटिक्स के बारे में ऐसे समझे कि सिर्फ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के फायदे को लेकर पॉलिसीज बनाना, तो पैरोकियल अप्रोच हो जाती है वो। पर्सनली ऐसे समझो कि अपनी सिटी के ट्रेंड और कल्चर को ही परफेक्ट मान लेना, तो वो भी क्या हो जाता है? पैरोकियल माइंडसेट हो जाता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है, मतलब इसका अपोजिट। पैरोकियल मतलब छोटी सोच रखने वाला, तो नैरो माइंडेड तो इसका वो हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है। फिर इंसुलर भी क्या हो गया इसका? जो बाहर के आइडियाज़ को अंदर ना आने दे। इंसुलेटर नहीं पढ़ते अपन, इंसुलेटर मतलब जो चीज़ को बाहर ना जाने दे और बाहर को अंदर ना आने दे। ओपन माइंडेड इसका आंसर हो सकता है, बिकॉज ये अपोजिट है। दूसरा ऑप्शन है प्रोविंशियल, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? लोकल या लिमिटेड थिंकिंग रखना। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? ओपन माइंडेड। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज रिकनसाइल। रिकनसाइल मतलब क्या हो गया? समझौता करना, मेल मिलाप करना या मतभेद करना, या जब दो या ज़्यादा लोग अपने डिफरेंसेस को दूर करके फ्रेंडली रिलेशन वापस लाते हैं या किसी डिसएग्रीमेंट को सेटल करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? रिकनसाइल बोलते हैं। टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशन, सिनोनिम सेटल मतलब डिफरेंसेस को रिजॉल्व करना, रिजॉल्व मतलब प्रॉब्लम्स को दूर करना, हार्मोनाइज मतलब रिलेशन को स्मूथ और फ्रेंडली बनाना। एंटोनिम्स में डिसअग्री, डिसअग्री मतलब डिफरेंसेस को मेंटेन करना, सेपरेट मतलब रिलेशन को तोड़ना या डिस्टेंस क्रिएट करना, एलिनेट मतलब दूर करना, अलग करना, किसी को फील करवाना कि वो आउटसाइडर है। एग्जाम्पल, द लीडर्स वर्कड हार्ड टू रिकनसाइल द डिफरेंसेस फॉर द सेक ऑफ द कम्युनिटी, मतलब लीडर्स ने अपने डिफरेंसेस को दूर करके कम्युनिटी के लिए रिकनसिलेशन की कोशिश करी। सिंपली आप ऐसे समझो कि भाई बहन में छोटी सी फाइट के बाद पेरेंट्स उन्हें रिकनसाइल कर देते हैं, या फिर कलीग्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट के बाद एचआर मीडिएशन से रिकनसिलेशन होता है, या फिर पॉलिटिक्स में ऐसे समझो कि दो पार्टीज के बीच में डिसएग्रीमेंट को मीटिंग और डायलॉग के थ्रू रिकनसाइल किया जाता है। इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, हमें इसका एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट। रिकनसाइल मतलब अभी हमने देखा कि समझौता कर लेना होता है, तो सेटल मतलब तो समझौता हो गया, रिजॉल्व मतलब भी समझौता हो गया, हार्मोनाइज मतलब भी सेम चीज़ होती है कि रिलेशन को स्मूथ या फ्रेंडली बनाना, सेपरेट इसका अपोजिट हो जाएगा कि रिलेशन को तोड़ना या डिस्टेंस क्रिएट कर देना होता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एम्बिग्विस। एम्बिग्विस मतलब हो गया अस्पष्ट होना या फिर अनक्लियर जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि जब किसी बात या स्टेटमेंट का एक ही क्लियर मीनिंग ना होना या फिर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस अलाउ करे, तो उसे एम्बिग्विस कहते हैं। मीनिंग ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशंस, नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग। सिनोनिम्स अनक्लियर मतलब समझाने में मुश्किल हो, वेग मतलब प्रिसाइजली ना हो, इक्विवोकल मतलब कंफ्यूजिंग और मल्टीपल मीनिंग देने वाला हो, एंटोनिम्स क्लियर हो मतलब इजीली समझ आता है, डिफाइनाइट फिक्स्ड और सर्टेन मीनिंग वाला, एक्सप्लिसिट मतलब बिल्कुल क्लियरली बताया हुआ हो। एग्जाम्पल, द एम्बिग्वियस स्टेटमेंट लेफ्ट एवरीवन कंफ्यूज्ड अबाउट द इंटेंशंस, मतलब उसका एम्बिग्वियस स्टेटमेंट सबको कंफ्यूज कर गया कि उसका एक्चुअल इंटेंशन था क्या। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम में आप बैठे हो और आप अनश्योर हो कि आंसर क्या देना है, तो आप कुछ भी लिख के आ जाते हो। या फिर बॉस का ईमेल कैसा है कि एम्बिग्वियस आया, मतलब एम्प्लॉयज़ को समझ में ही नहीं आता कि क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। या फिर न्यूज़ हेडलाइंस एम्बिग्वियस है, मतलब रीडर्स कंफ्यूज हो गए कि ये क्या आया। अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट। एम्बिग्वियस मतलब जो हो गया अनक्लियर है, ठीक है, तो अनक्लियर तो आंसर होगा नहीं। वेग मतलब भी नहीं होगा क्योंकि इसका मतलब भी होता है प्रिसाइज ना होना, नन ऑफ दीज है नहीं। इक्विवोकल भी नहीं होगा क्योंकि कंफ्यूजिंग और मल्टीपल मीनिंग्स देने वाला होता है। तो डिफाइनाइट हो सकता है बिकॉज इसका मतलब हो गया किसी चीज़ को फिक्स्ड और सर्टेन मीनिंग में बताना।
लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एबिस्मल। मतलब बहुत ख़राब या बहुत ज़्यादा ही ख़राब। जब कोई चीज़ बहुत ही ख़राब या डिसअपॉइंटिंग या शॉकिंग हो उसे एबिस्मल कहते हैं, मीनिंग एक्सट्रीमली बैड और अपेलिंग। सिनोनिम टेरिबल। टेरिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा, भयंकर, ऑफुल जिसे हम बोलते हैं। ड्रेडफुल मतलब हॉरिबल जिसे हम बोलते हैं, भयानक, शॉक देने वाला। अपेलिंग मतलब एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग या हॉरर जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम एक्सेलेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है, कमेंडेबल है। कमेंडेबल मतलब अप्रिशिएट करना। एडमायरेबल मतलब प्रेजिंग, वर्दी और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इम्पैक्ट देना। एग्जाम्पल, द एबिस्मल स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इन अर्बन एरियाज इज कंसर्निंग। मतलब शहर के अर्बन मतलब होता है शहर। सिंपली जो शहर के प्राइमरी हेल्थ केयर का एबिस्मल स्टेट देख के कंसर्न हो गया। सिंपली ऐसे समझो कि एग्ज़ाम में आंसर का एबिस्मल परफॉर्मेंस मार्क्स बहुत कम मिलते हैं, या फिर स्कूल कैंटीन का हाइजीन एबिस्मल है, खाना खाने का मूड ही ख़राब हो जाता है, या फिर सिटी का ट्रैफिक का मैनेजमेंट एबिस्मल है, मतलब डेली स्ट्रेस देने वाला हो जाता है, डिले करता है। ठीक है, अभी इसका एक क्वेश्चन आया, चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है मतलब अपोजिट बताना है। एबिस्मल मतलब अभी हमने देखा बहुत ज़्यादा ख़राब, तो ये तो यही आंसर आ गया। एक्सीलेंट मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अपेलिंग मतलब अभी हमने देखा जो अच्छा नहीं है, या फिर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग है, हॉरर है। ड्रेडफुल मतलब भी सेम चीज़ हो गई, जो हॉरेबल है, शॉक देने वाला है। टेरेबल मतलब तो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। नन ऑफ दीज है नहीं, बिकॉज आंसर है हमारे पास एक्सीलेंट। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इनएक्सट्रिकेबली। मतलब अनिवार्य रूप से, अलग ना किया जाने वाला, अलग ना किया जा सकने वाला होता है। या जब कोई चीज़ इतनी टाइटली या नेचुरली जुड़ी हो कि अलग ही ना किया जा सके, इम्पॉसिबल हो, तो उसे क्या बोलते हैं। मीनिंग इन अ वे दैट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट। सिनोनिम इनसेपरेबली मतलब जिसे सेपरेट ना किया जा सके, या अनअवॉइडेबल हो, या एक दूसरे से जुदा ना हो। इनइवाइटेबल मतलब जो नेचुरली या अनअवॉइडेबल लिंक हो। इनडिस्टिंग्विशेबली मतलब अलग कर पाना मुश्किल है। एंटोनिम्स लूजली मतलब इजीली सेपरेट किया जा सके, सेपरेबली इजीली अलग किया जा सके। डिसकनेक्टिवली मतलब लिंक को तोड़ पाए, ऐसा कुछ जो जोड़ को तोड़ पाए। ठीक है, एग्जाम्पल, द फेट ऑफ द एनवायरमेंट इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू द ह्यूमन एक्शंस। मतलब जो हमारा एनवायरमेंट है या पर्यावरण का जो भविष्य है वो हमारे ह्यूमन एक्शंस से इनएक्सट्रिकेबली जुड़ा हुआ है। रियल लाइफ में ऐसे समझो कि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो दोनों अलग नहीं किए जा सकते। या एजुकेशन और करियर सक्सेस, पढ़ाई के बिना ग्रोथ लाना वेरी वेरी टफ है। हेल्थ और हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस जो होती हैं वो भी एक दूसरे से अलग नहीं की जा सकती हैं। ठीक है, अनहेल्दी हैबिट्स भी हमारे हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करती हैं। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है मतलब अपोजिट बताना है। इनएक्सट्रिकेबली मतलब हो गया जो अलग ना किया जा सके। तो इनडिस्टिंग्विशेबल भी मतलब सेम चीज़ होती है। इनसेपरेबल भी वही होता है। इनएविटेबली मतलब भी वही होता है कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो सेपरेबली मतलब क्या हो गया, जिससे सेपरेट किया जा सकता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है एट्रिशनल। एट्रिशनल मतलब होता है थकाने वाला, क्षीणनशील जिसको हम बोलते हैं। या जब कोई लंबा संघर्ष या सिचुएशन धीरे धीरे किसी को कमज़ोर या फिर थका दे, तब उसे बोलते हैं एट्रिशनल बोला करते हैं। मीनिंग रिलेटिंग टू अ प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट दैट ग्रेजुअली वीकन्स द ओपोनेंट। सिनोनिम्स एग्जॉस्टिव मतलब पूरी एनर्जी खा जाने वाला। वियरिंग मतलब जो थक जाता है धीरे धीरे, ऐसा प्रोसेस जो धीरे धीरे थका दे। डेप्लीटिंग
मतलब कमज़ोर करने वाला, रिसोर्सेज या स्ट्रेंथ को घटाने वाला। जिन्होंने मतलब बेसिकली सबने 10th तक साइंस पढ़ा है तो वो पढ़ते होंगे सॉइल इरोजन होता है, या फिर हम कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी सॉइल या फिर हमारा सॉइल कैसा हो जाता है, डिप्लीट होने लगता है, हमारा एनवायरनमेंट डिप्लीट होने लगता है, तो मतलब ख़त्म होने लगता है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करने वाला, एनर्जी या कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला। रेनफोर्सिंग मतलब सपोर्ट करने वाला या पावर देने वाला। रेनफोर्सिंग मतलब यहाँ पे रेन नहीं है, बिकॉज इसका स्पेलिंग REIN है, जो हम रेन पढ़ते हैं वो RAIN होता है। रिवाइटलाइजिंग मतलब फिर से एनर्जी भर देने वाला, नए जोश भरने वाला। आपको याद होगा कि एक एडवर्टाइजमेंट आता था रिवाइटल का, तो रिवाइटल मतलब वर्ड क्यों रखा गया है, क्योंकि उसका मतलब होता है एनर्जी भर देने वाला। वो रिवाइटल की जो टैबलेट्स आती थी वो मतलब अभी भी आती हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो तो आप वो चीज़ लोगे जिससे क्या होगा, आपको एनर्जी फील होगी। तो रिवाइटलाइजिंग मतलब हो गया एनर्जी भर देने वाला। एग्जाम्पल, द वॉर टर्न्ड इनटू अ एट्रिशनल बैटल विद बोथ साइड्स सफरिंग हैवी लॉसेस। मतलब जो बैटल हुआ था वो एट्रिशनल बन गया। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से लोग धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लग गए। सिंपली आप ऐसे समझो कि कंटिन्यूस स्टडी विदाउट ब्रेक्स वो क्या हो जाती है, एट्रिशनल प्रेपरेशन हो जाती है, मतलब थका देती है। इसलिए ब्रेक ले लेके पढ़ाई करनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेक में पढ़ाई करनी चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि आप 4 घंटे ब्रेक ले रहे हो और 2 घंटे पढ़ रहे हो, या आप 2 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे का ब्रेक। आपको क्या करना चाहिए, आप 1 घंटा पढ़ो, फिर 15 मिनट्स का या 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो, फिर आप कंटिन्यूस ऐसे 1 आवर 15 मिनट्स 1 आवर 15 मिनट्स ऐसे चलते रहना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि लॉन्ग ऑफिस आवर्स बिना रेस्ट के कैसे हो जाते हैं, एट्रिशनल रूटीन हो जाता है। या डेली सोशल मीडिया फाइट्स जो चलती रहती हैं वो क्या हो जाती हैं, एट्रिशनल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। या फिर ऐसे समझो कि एट्रिशनल क्या है, एक टायरिंग मिशन है। सोचो एक मिशन जो इतना लंबा और इतना एग्जॉस्टिंग है, जो कि एनर्जी पूरी चूस लेता है, उसे क्या कहते हैं, एट्रिशनल कहते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। सिनोनिम बताना है एट्रिशनल का। तो एट्रिशनल मतलब अभी हमने क्या देखा, जो थका देने वाला होता है। तो स्ट्रेंथनिंग मतलब तो मजबूत करना होता है। रिवाइटलाइजिंग मतलब एनर्जी से भर देना। रेनफोर्सिंग मतलब भी क्या हो गया, सपोर्ट या पावर देना। एग्जॉस्टिव इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि एग्जॉस्टिव मतलब क्या हो जाता है, थक जाना। ऐसा नहीं बोलते पूरा दिन पढ़ाई करके मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, तो एग्जॉस्ट मतलब थक गया हूँ। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज ट्रोजन हॉर्स, मतलब छिपा हुआ खतरा जिसे हम बोलते हैं, या फिर धोखे से किया गया हमला। जब कोई चीज या पर्सन दिखने में फ्रेंड लगता है लेकिन असली में कैसा होता है, एकदम सांप जैसा होता है मतलब अंदर से डेंजर होता है। मीन्स जिसे हम बोलते हैं ना कि हिडन अटैक और सीक्रेट ट्रैप जो होता है उसे, समथिंग इंटेंटेड टू सीक्रेटली डिटरमाइन और अटैक फ्रॉम विद इन। सिनोनिम डिसेप्शन मतलब धोखा देना, मतलब जिस चीज में झूठ या छल कपट छुपा हो। सटरफ्यूज मतलब चालाकी, छल या किसी काम को छुपके से करने की ट्रिक जिसे हम बोलते हैं। ट्रिक मतलब किसी को धोखा देने वाला, क्लेवर मूव जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम्स, ट्रांसपेरेंसी मीन्स सब कुछ खुलकर दिखाना, झूठ नहीं बोलना। ऑनेस्टी मतलब सीधा और सच्चा होना। ओपननेस मतलब कुछ भी नहीं छिपाना, खुलापन होना। एग्जाम्पल, द प्रपोज्ड अलायंस वॉज सीन एज अ ट्रोजन हॉर्स टू एक्सर्ट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। मीन्स वो अलायंस दोस्ती के नाम पर एक छिपा हुआ खतरा था, तो उसे हमने क्या बोला, वो एक ट्रू ट्रोजन हॉर्स था। ठीक है, सिंपली आप ऐसे समझो कि कभी कभी कोई फ्री ऐप इंस्टॉल करते हो आप और वो सीक्रेटली डेटा कलेक्ट कर लेता है, तो वो क्या होता है, एक टाइप का ट्रोजन हॉर्स होता है। या फिर जो चीज़ सामने सजेशन अच्छा दिख रही है और बाद में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाए, उसे क्या बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। पता है ऐसा एक बार मेरे साथ हुआ था। मुझे ऑनलाइन बताया गया कि आप ऐसा एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको घर पे बुक्स हम भेज देंगे, उस बुक्स में आपको सिर्फ स्कैन करना है और आपको क्या करना है, वो हमारी एप्लीकेशन पर
अपलोड करनी है तो हम आपको पैसे देंगे, जितने पेजेस आप स्कैन करके हमारी उस पर एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे, और उसके लिए आपको 5,000 चार्जेस देने पड़ेंगे। तो भाई दे दिया, बुक्स भी आ गई, ट्रस्ट हो गया। बट जब आपने काम कर लिया 2-4 महीने और फिर उन्होंने क्या करा, कुछ भी आपको पैसा रिटर्न में नहीं दिया, तो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैप। उन्होंने अपना काम भी करवा लिया और पैसा भी रिटर्न नहीं दिया, तो दैट्स अ ट्रोजन हॉर्स। ट्रिक के थ्रू आप ऐसे समझो कि ट्रोजन मतलब दिखावे का दोस्त, अंदर का दुश्मन, ऐसा। ठीक है, सोचो कोई गिफ्ट मिला और अंदर से अटैक निकला, जस्ट लाइक अ ग्रीक हिस्ट्री जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, या फिर दैट सॉफ्टवेयर अपडेटेड लुक्ड सेफ बट टर्न्ड आउट टू बी अ ट्रोजन हॉर्स फुल ऑफ मालवेयर। चलिए अब इसका क्वेश्चन चेक करते एक बार। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है ट्रोजन हॉर्स का। ट्रोजन हॉर्स मतलब अभी हमने देखा छिपा हुआ खतरा, तो ओपननेस तो सब चीज़ खुली खुली है। ट्रांसपेरेंसी मतलब सामने है सब कुछ। ऑनेस्टी मतलब तो हो गया कि जो चीज़ सच्ची है। डिसेप्शन मतलब हो सकता है, बिकॉज डिसेप्शन मतलब हो गया जो झूठा है, छल में छिपा हुआ है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज वेहमेंट, मतलब जोरदार जिसे हम बोलते हैं, प्रबल जिसे हम बोलते हैं। जब कोई अपनी फीलिंग्स, ओपिनियन या बिलीफ को बहुत स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुली एक्सप्रेस करता है। शोइंग स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल एंड इंटेंस इमोशंस और कन्विक्शंस। सिनोनिम्स पैशनेट मतलब दिल से बिलीव करना और एक्सप्रेस करना। मैं ऐसा नहीं बोलते कि ये मेरा पैशन है, मतलब केक बनाना मेरा पैशन है, या फिर वीडियोस बनाना या पढ़ाना मेरा पैशन है, तो मैं पैशनेट हूँ अपनी टीचिंग को लेकर। ठीक है। फर्वेंट मतलब जोशीला, उग्र होना, बहुत इंटेंसिटी के साथ काम करना। फोर्सफुल जब बात सब पर इम्पैक्ट डाले तो उसे क्या बोलते हैं, फोर्सफुल बोलते हैं। एंटोनिम माइल्ड मतलब काम कम इंटेंसिटी के साथ होना, हल्का होना, सामान्य होना। इंडिफरेंट मतलब कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, बेपरवाह है। अपैथेटिक मतलब अपैथेटिक मतलब क्या होता है, बिल्कुल इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होना। एग्जाम्पल, अ पॉलिटिशियन गेव अ वेहमेंट स्पीच अगेंस्ट करप्शन इन गवर्नमेंट। मतलब राजनीति में करप्शन के खिलाफ पॉलिटिशियन ने बहुत ही जोरदार और प्रबल भाषण दिया, मतलब वेहमेंट भाषण दिया, वेहमेंट स्पीच दी। रियल लाइफ में समझो कि कोई प्रोटेस्ट में लोग वेहमेंटली अपनी आवाज़ उठाते हैं, ज़ोरदार आवाज़ उठाते हैं, या फिर एग्ज़ाम के लिए टीचर वेहमेंटली रूल्स समझा रहे होते हैं। ट्रिक ऐसे याद रखो, वेहमेंट मतलब वाह इमोशन। मैं ऐसे याद रखती हूँ कि वाह इमोशन मतलब सोचो कोई वाह इमोशन के साथ बोल रहा है वेहमेंट। मतलब थोड़ा अजीब ट्रिक लगेगी बट ठीक है, आप लोग याद कर सकते हो, मुझे पता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। वेहमेंट सिनोनिम बताना है वेहमेंट का, मतलब जो कि जोरदार होता है। तो पैशनेट आई गेस आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो दिल से एक्सप्रेस करता है। इंडिफरेंट तो हो नहीं सकता बिकॉज उदासीन हो गया। अपैथेटिक भी नहीं हो सकता, इमोशनल इम्पैक्ट नहीं होता। माइल्ड मतलब तो कम इंटेंसिटी होता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पेरिलिस, मतलब खतरनाक या जोखिम भरा जो होता है। जब कोई सिचुएशन या काम डेंजरस हो और रिस्क से भरा हो, फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, तो हम उसे क्या बोलते हैं, पेरिलिस। सिनोनिम हजार्डस मतलब डायरेक्ट डेंजर वाला। आप कहीं पे भी जाते होंगे तो कभी कभी गेट्स के ऊपर या सामान के ऊपर क्या लिखा होता है, हजार्डस, मतलब जो डेंजर है, इसमें सीधा जोखिम है, खतरनाक है, रिस्की। मतलब आउटकम सर्टेन और डेंजरस होना, उसका आउटकम अनसर्टेन होगा और डेंजरस होगा। ट्रेकरस मतलब विश्वसनीय न होने वाला या धोखाधड़ी से भरा, जिसे हम बोलते हैं। कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है भाई ये पर्सन। एंटोनिम्स
सेफ है, कोई डेंजर नहीं है, सिक्योर है, भरोसेमंद है, स्टेबल है, रिलायबल है, हार्मलेस, कोई रिस्क या थ्रेट नहीं है। एग्जाम्पल, द सोल्जर्स एम्बार्क्ड ऑन अ पेरिलस मिशन बिहाइंड एनिमी लाइन्स। मतलब सोल्जर्स ने बहुत ही खतरनाक और रिस्क भरी मिशन शुरू की एनिमी लाइन्स के पीछे। सिंपली आप ऐसे समझो कि माउंटेन क्लाइंबिंग या स्कूबा डाइविंग पेरिलस हो सकता है अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लिए हो तो, या फिर ट्रैफिक में रैश ड्राइविंग भी पेरिलस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, उससे भी यही बोलते हैं। आप ऐसा समझो पेरिलस को याद करने के लिए कि जहाँ जहाँ पैर रखते हैं वहीं पे क्या हो जाता है, रिस्क क्रिएट हो जाता है, तो वो हो जाता है पेरिलस। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है। पेरिलस का मतलब हो गया जोखिम भरा, तो हार्मलेस तो क्या हो जाएगा, जोखिम खत्म करने वाला। सेफ भी जो जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योर मतलब सेफ है। हजार्डस हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज इसका मतलब होता है डायरेक्ट डेंजर वाला, जोखिम भरा, खतरनाक। लेट्स सी आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डिसमेंटल्ड। मतलब इसका मतलब डिसमेंटल नहीं है, इसका मतलब है विघटित करना या तोड़ना, जिसे हम बोलते हैं। मीनिंग जब कोई चीज़ को सिस्टमेटिकली या स्टेप बाय स्टेप तोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। टू टेक अपार्ट और डिसअसेंबल समथिंग ऑफन सिमेट्रिकली। सिनोनिम्स, डिसअसेंबल मतलब अलग कर देना, पार्ट बाय पार्ट तोड़ना। डिमोलिश मतलब कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, ध्वस्त कर देना, तोड़ देना, खत्म कर देना। डिस्ट्रॉय चीज़ को खत्म कर देना। एंटोनिम्स, कंस्ट्रक्ट मतलब नई चीज़ बनाना। असेंबल मतलब पार्ट्स को मिलाकर चीज़ें रेडी करना। डिसेंबल मतलब पार्ट्स अलग कर देना, पार्ट बाय पार्ट तोड़ना। असेंबल मतलब पार्ट बाय पार्ट जोड़ना। बिल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर या सिस्टम क्रिएट करना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट डिसमेंटल्ड द आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। मतलब गवर्नमेंट ने पुरानी और आउटडेटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को सिस्टमेटिकली तोड़कर रिफॉर्म इम्प्लीमेंट किए। सिंपली ऐसे समझो कि घर में ओल्ड फर्नीचर डिसमेंटल करके रिप्लेस कर दिया, ठीक है। या फिर कंप्यूटर का सीपीयू खोल के पार्ट्स अलग कर दिए, डिसमेंटल्ड। ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डिसमेंटल मतलब टूट जाना, मेंटल हो गया है, ठीक है। डिसमेंटल के थ्रू याद रख सकते हो। इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, सिनोनिम बताना है डिसमेंटल्ड का। तो डिसमेंटल्ड मतलब जस्ट अभी हमने देखा कि तोड़ना होता है। तो कंस्ट्रक्ट मतलब तो हो गया बनाना, बिल्ड मतलब भी बनाना हो गया, असेंबल मतलब भी बनाना हो गया, डिसएम्बल मतलब हो गया तोड़ना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ राइफ। राइफ मतलब होता है व्याप्त, मतलब प्रचलित, या जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा या हर जगह होती है, खासकर जब वो अनडिजायरेबल या निगेटिव हो, ठीक है। वाइड स्प्रेड स्पेशली ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल। सिनोनिम्स, प्रिवेलेंट मतलब आम है, हर जगह पाई जाती है। रैम्पेंट मतलब कैसे बोल सकते हैं, बढ़ता हुआ, अनकंट्रोल्ड है, तेज गति से फैल रहा है। अबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में है, बहुत ज़्यादा ही इजीली अवेलेबल है। एंटोनिम्स, रेयर मतलब बहुत कम या अनकॉमन है। स्कैर्स मतलब अल्प है, दुर्लभ है, यूँ बोलते दुर्लभ है इसके दर्शन, तो मतलब पाना मुश्किल है। इनफ्रीक्वेंट मतलब जो कभी कभार दिखता है, रेयरली अकर होता है। एग्जाम्पल, करप्शन वॉज राइफ इन द गवर्नमेंट लीडिंग टू द पब्लिक आउटरीच। मतलब गवर्नमेंट में करप्शन हर जगह बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पब्लिक में गुस्सा फैल गया है। सिंपली आप ऐसे समझो कि स्कूल में चीटिंग राइफ होना, हर क्लास में चीटिंग कॉमन होती है। सिटी में ट्रैफिक जैम्स होना, स्ट्रीट में ट्रैफिक प्रॉब्लम होना, हर स्ट्रीट में ट्रैफिक प्रॉब्लम होना, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर जगह फैला होता है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, एंटोनिम बताना है राइफ का। तो राइफ मतलब अभी हमने देखा कि जो कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हर जगह हो, जो कि अनडिज़ायरेबल हो फिर भी। तो प्रेवलेंट मतलब तो हो गया वही जो हर जगह मिलती है। रैम्पेंट मतलब भी हो गया जो गलती से अनकंट्रोलेबल फैले जा रही है। अबंडेंट मतलब तो प्रचुर है, बहुत ज़्यादा और इजीली अवेलेबल है। तो रेयर क्या हो जाएगा, जो बहुत कम मिलता है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंडिस्पेंसिबल, मतलब अनिवार्य है, मतलब जो कि आवश्यक है, या जब कोई चीज़ बिल्कुल ज़रूरी है, एसेंशियल हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। एब्सोल्युटली नेसेसरी और एसेंशियल। सिनोनिम क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल मतलब जीवनदायिनी जिसे हम बोलते हैं, बिना जिसके काम ही नहीं चल सकता। एसेंशियल मतलब हर सिचुएशन में ज़रूरी है। एंटोनिम अननेसेसरी मतलब ज़रूरत ना होना। डिस्पेंसेबल मतलब बिना ज़रूरी का, जो हटा सकते हो आप। डिस्पेंसेबल। डिस्पोजेबल नहीं बोलते, हटा सकते हो। ऑप्शनल मतलब चॉइस पर डिपेंड करता है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई चॉइस ही नहीं दी जाए तो वो क्या हो जाती है आपके लिए, इंडिस्पेंसिबल हो जाती है, ऑप्शनल नहीं रहती है। एग्जाम्पल, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंडिस्पेंसिबल फॉर अ सक्सेसफुल करियर इन मैनेजमेंट। अब तो नॉट इन मैनेजमेंट, एवरीवेयर जहाँ भी आप जॉब करते हो वहाँ के लिए, या कुछ भी करते हो अपनी लाइफ में, वहाँ पे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना बहुत इंडिस्पेंसिबल हो जाता है। मैनेजमेंट में सक्सेसफुल करियर होना, एक करियर होने के लिए गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सिंपली ऐसे समझो कि मोबाइल फ़ोन्स आज के टाइम में इंडिस्पेंसिबल है, बिकॉज बिना मोबाइल फ़ोन के हर काम करना मुश्किल हो जाता है। या पेन और नोटबुक्स जो होती हैं स्कूल में इंडिस्पेंसिबल होती हैं, बिना इनके तो पढ़ना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। सोचो अगर कोई चीज़ डिस्पेंस नहीं हो सकती, बिना दिए काम नहीं चलेगा, तो वो क्या हो गई, इंडिस्पेंसिबल हो गई। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका एंटोनिम बताना है इंडिस्पेंसिबल का, मतलब जो कि अनिवार्य है, चेंज नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, तो ये तो सिनोनिम हो गया एसेंशियल। क्रूशियल भी सिनोनिम हो गया। वाइटल मतलब बिना जिसके काम नहीं चल सकता। क्रूशियल मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शनल हो जाएगा इसका आंसर, बिकॉज ऑप्शनल मतलब है कि आपके पास चॉइस है। ठीक है, लेट्स सी इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिकॉन्ड। रिकॉन्ड मतलब हो गया अनुमान लगाना या आकलन करना, जब कोई चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, कैलकुलेट किया जा सकता है। मीनिंग कंसिडर्ड, कैलकुलेटेड और थॉट अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स एस्टिमेटेड मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू या आइडिया लगाना। एवेल्युएट मतलब मूल्यांकन करना जिसे हम बोलते हैं, डिटेल्स में सोचना और जज करना। असिस्ट मतलब एनालाइज करके डिसाइड करना। ठीक है, एंटोनिम्स इग्नोर्ड मतलब ध्यान नहीं देना। डिसरिगार्डेड मतलब इग्नोर करना। नेग्लेक्टेड मतलब ध्यान न देना या इग्नोर करना। एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द न्यू टैरिफ्स इज स्टिल बीइंग रिकॉर्ड बाय द एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स अभी तक न्यू टैरिफ्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का अंदाज़ा लगा रहे हैं। सिंपली ऐसे समझो कि एग्ज़ाम के रिजल्ट का इम्पैक्ट अभी रिकॉर्ड हो रहा है, स्टूडेंट्स के स्कोर्स एनालाइज हो रहे हैं, बजट्स की जो चेंजेस का इफेक्ट है वो रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट और एनालिस्ट सोच रहे हैं अभी। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है रिकॉर्ड का। रिकॉर्ड मतलब होता है अनुमान लगाया जा सकना जिसका। ठीक है, तो एस्टिमेटेड तो हम लगा सकते हैं। असिस्ट मतलब मूल्यांकन कर सकते हैं। इवैल्यूएट मतलब डिटेल में सोच सकते हैं, जज कर सकते हैं। इग्नोर मतलब हमें ध्यान ही नहीं देना है। तो लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रिपल इफेक्ट्स। रिपल इफेक्ट्स मतलब होता है तरंग प्रभाव, मीन्स टू से दूरगामी प्रभाव, या जब कोई छोटी सी घटना या इवेंट बहुत सारे दूसरी चीज़ों पर इफेक्ट डाल रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट्स कहते हैं। अ सीरीज ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस कॉज्ड बाय अ सिंगल इवेंट। सिनोनिम चेन रिएक्शन, जैसे जो चीज़ एक के बाद एक होती है, कैस्केड जिसे हम बोलते हैं, एक चीज़ दूसरे को अफेक्ट करती है। रिपरकर्शंस मतलब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ
एन एक्शन जिसे हम बोलते हैं, असर, रिपरकर्शन आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि ये वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया है। आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आप लोग को चीज़ें समझ आ रही हैं और याद हो रही हैं। आफ्टरमैथ मतलब हो गया कि फॉल आउट, इवेंट के बाद जो इफेक्ट्स आते हैं। एंटोनिम स्टिलनेस, जो अभी भी है। डलनेस भी मतलब क्या हो गया, जो कम है। क्वाइट सेम चीज़ हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल, द न्यू ट्रेड पॉलिसीज क्रिएटेड रिपल इफेक्ट्स दैट वर फेल्ट अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्रीज। नई ट्रेड पॉलिसीज के रिपल इफेक्ट्स ने कई इंडस्ट्रीज पर असर डाला। सिंपली ऐसे समझो कि एक स्कूल में स्ट्रिक्ट रूल लगाने से रिपल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के डेली रूटीन पर और पेरेंट्स के शेड्यूल में भी चेंज हो गया है। या फिर एक कंपनी का सैलरी हाइक रिपल इफेक्ट होता है, मतलब कॉम्पिटिटर्स भी अपनी सैलरीज को एडजस्ट करने लगते हैं। ओके, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है रिपल इफेक्ट का। रिपल इफेक्ट मतलब हमने हो गया कि प्रभाव की लहर चलती जा रही है, तो चेन रिएक्शन तो सेम हो गया। रिपरकर्शन भी मतलब सेम हो गया। आफ्टरमैथ भी सेम हो गया, एक चीज़ से दूसरी चीज़ कॉन्सिक्वेंसेज में होती जा रही, एक का एक्शन दूसरे पे आता जा रहा है। तो स्टिलनेस क्या हो गया, सेम हो गया, इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, वो सेम का सेम खड़ा हुआ है। तो रिपल इफेक्ट का एंटोनिम क्या हो जाना चाहिए, स्टिलनेस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब होता है संघर्ष करना या फिर जल्दी करना, अव्यवस्थित रूप से प्रयास करना। जब कोई फास्ट, अर्जेंट और थोड़ा कंफ्यूज्ड एफर्ट करते हैं उसे हम स्क्रैम्बल कहते हैं। टू मूव क्विकली और अर्जेंटली, ऑफन विद डिफिकल्टी और कंफ्यूजन। सिनोनिम, रश मतलब तेजी से मूव करना, हरी मतलब अर्जेंट एक्शन लेना, स्ट्रगल मतलब एफर्ट्स के साथ काम करना। एंटोनिम, स्ट्रॉल मतलब स्लो और रिलैक्स्ड मूव करना, आराम से चलना। सॉन्टर मतलब धीरे धीरे चलना, लेजरली वॉक करना। ग्लाइड मतलब समथिंग स्मूथली और रिलैक्स्ड मूवमेंट करना, स्मूथली मूव करना। एग्जाम्पल, एक्सपोर्टर्स आर स्क्रैम्बलिंग टू फाइंड न्यू मार्केट्स आफ्टर द टैरिफ्स वर इम्पोज्ड। मतलब टैरिफ लगने के बाद एक्सपोर्टर्स नए मार्केट ढूंढने में स्क्रैम्बल कर रहे हैं। सिंपली ऐसे समझो कि एग्जाम के लास्ट मिनट रिवीजन में स्क्रैम्बल करना। नोट्स और बुक्स के बीच तो भाग दौड़ होती रहती है। ट्रेन मिस होने के डर में स्टेशन पर स्क्रैम्बल करना मतलब संघर्ष करना, टिकट और लगेज के साथ भागना। ठीक है, चलिए भी इसका क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, पूछा है एंटोनिम ऑफ स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल मतलब संघर्ष करना, जल्दी जल्दी भागना। तो रश मतलब भागना हो गया, हरी मतलब भागना हो गया, स्ट्रगल मतलब भी सेम हो गया। स्ट्रॉल मतलब इसका आंसर हो सकता है अपोजिट। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। तो दोस्तों, ये था हमारा वीकली वोकैबुलरी रिविजन ऑफ डे 14, 15 एंड 16। अगर आज का सेशन आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने प्रेपरेटिव पार्टनर के साथ भी शेयर करो, और हमारे चैनल बैंकर्स टॉक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी वोकैब या कंप्यूटर अवेयरनेस की अपडेट मिस ना करें। और हाँ, आरआरबी पीओ और क्लर्क एग्जाम के प्रेपरेशन कर रहे हो तो ज़रूर से कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो देखो, क्योंकि सिलेक्शन वही कराता है जो हर टॉपिक कवर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए वर्ड्स, नए कॉन्फिडेंस एंड नई एनर्जी के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।